Hello and welcome to this power class of quick revision, the last minute revision of 12th CBSE Board Term 2. And for this 12th English core paper, I am your host and host Himanshu Parihar, going to have some quick discussion about especially the writing and the reading section of your paper, not about literature. Let's be very clear about it, because today I'm going to focus जो ज़्यादा problematic part है आपके English course का, उसी पे हम लोग ज़्यादा focus करेंगे. So before starting the paper, let's have a quick go through of what are we going to discuss today. Let's be very clear कि पहले marks distribution wise you should be very comfortable knowing which question carries how many marks and what to first attempt and what not. तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी टिप्स डिस्कस करेंगे वाइल सॉल्विंग आरसीज. जैसे कि मैंने आपके पेपर को स्टडी किया है, तो उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग दोस 14 मार्क्स. कुछ राइटिंग डूज एंड डोंट्स हैं जो राइटिंग सेक्शन में मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं, और हम लोग जब नोटबुक्स चेक करते हैं तो हमको दिखती रहती है. सम डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट. And then we will go for some job letter, report, invitation, replies one by one, the formatting, the nuances, the basic ideas related to this all four writing piece. So let's start with paper distribution first of all. तो मैं पहले आप सबसे बहुत ही बेसिक चीज़ें वापस डिस्कस कर लेता हूँ. ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग से बात करना चाहते हैं कि सर पेपर में कैसे अप्रोच करना है पेपर को. तो बात इतनी सी है कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल आपका 40 मार्क्स का है इंग्लिश, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शंस में ये 40 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलमोस्ट आपके रीडिंग सेक्शन में भी 2 पैसेजेस हैं, राइट. द पैसेज नंबर 1 एंड पैसेज नंबर 2. विल टॉक अबाउट डिटेल्ड पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2 व्हाइल वी सॉल्व सीबीएसई सैम्पल पेपर एट द एंड ऑफ दिस सेशन. उसमें और ढंग से समझ में आएगा. पर पैसेज नंबर 1 इज ऑफ 8 क्वेश्चंस, 1 मार्क पर क्वेश्चन, तो 8 मार्क्स. और पैसेज नंबर 2 इज ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स. ये वाला पैसेज आपका थोड़ा एनालिटिकल बेस पे रहेगा. मतलब आपको रीडिंग करते करते ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो एनालिटिक पैसेज जो लिखा हुआ है उसके बाहर से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे. तो इट विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, फ्रेजेस, रिप्लेसमेंट्स. मतलब ये कुछ भी पूछ सकते हैं उस पैसेज में. रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली स्किल्स चाहिए आपको इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए. ये थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है दिखने में, पर क्वेश्चंस भी आप चेक करो, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस दे रहा है. सो इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर यू. पैसेज नंबर 2 जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का आएगा, वो फैक्चुअल होगा. इट विल बी अ केस बेस्ड केस स्टडी. इट विल बी अ केस स्टडी ऑफ एनी कॉर्पोरेट अफेयर्स, एनी फाइनेंशियल अफेयर्स. अभी सीबीएसई सैंपल पेपर अभी हम देखेंगे तो उसमें भी एक फूड आइटम्स से रिलेटेड एक सर्वे दे रखा है, केस स्टडी. उस केस स्टडी में से जो भी कुछ पूछा जाएगा वो एज इट इज आपको टेक्स्ट में से ही अंडरलाइंड करके आंसर्स एज इट इज मिल रहे हैं. मतलब आपको उसको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है. जैसे एनालिटिकल पैसेज जो पैसेज नंबर 1 है उसमें ढूंढने की जरूरत रहेगी. तो ओवरऑल अगर आप ये 8 और 6 मार्क्स का कंसीडर करें तो टोटल 14 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है. 14 मार्क्स के बाद अगर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सर कौन सा सेक्शन करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि रीडिंग सेक्शन के बाद एक राइटिंग सेक्शन नाम से टॉपिक है और एक है आपका लिटरेचर. तो राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर आप फिर भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जल्दीबाजी में आप आराम से कर सकते हो. पैकेट बाय पैकेट क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेमिंग करनी है. पर रीडिंग इज अ बिग टास्क, इट इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क. तो बेस्ट रहेगा कि आप अपनी फ्रेश एनर्जी को पूरा डिवोट कर दीजिए सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करने में. और उसमें पैसेज नंबर 2 क्योंकि ईजियर है तो उसको बाद में करना, पहले टफ टास्क को पहले उठा लो. सबसे पहले यू कैन स्टार्ट विथ reading and then you should go for writing or whatever the literature suits best to you. Mostly I have seen people going reading first, literature then, and then the last part they do is writing part. क्योंकि writing part में क्रिएटिव राइटिंग के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए. तो जो पता है ऑलरेडी रटा रटाया है वो लिटरेचर में भी चले जाते हैं, फिर राइटिंग पे जाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स पहले राइटिंग पे जाते हैं, देन दे गो टू लिटरेचर. इट्स टोटली योर कॉल, नो वरीज अबाउट दैट. पेपर आराम से आपका 40 मार्क्स भले ही हो, पर टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, 120 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है. तो 120 मिनट्स में अगर आप 40 मार्क्स ला रहे हो तो ऑब्वियसली एक एक मार्क के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट्स हैं. तो बहुत ही अच्छा टाइम ड्यूरेशन है. यू कैन इजीली स्कोर एटलीस्ट 35 आउट ऑफ 40. ये 35 आउट ऑफ 40 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट. जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर जब हम सीए फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं, तो बच्चों को साफ साफ बोलते हैं कि इंग्लिश के पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप 40 में से 40 ला सकते हो. बट इफ इट इज द सब्जेक्टिव पेपर लाइक सीए फाउंडेशन, तो उसमें आपको 35
ही अपना मैक्सिमम टारगेट रियलिस्टिक लगेगा, इससे ऊपर लाना इस काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग। और हम डे ड्रीमिंग से बाहर आना चाहें रियलिस्टिक लाइफ में, 35 मार्क्स कैन बी अ गुड 35 to 37 इज अ गुड हाई स्कोर। हमारे जैसे आईपी मैट कैट के पेपर्स होते हैं उसमें इंग्लिश में फुल में से फुल लाना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहां पर एमसीक्यूज होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आंसर्स पता लगाने के लिए एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। वो थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडीज है और मजेदार भी है, ये आपको वॉमिट आउट स्टडीज टाइप लगेगा, स्पेशली लिटरेचर सेक्शन। आपके 12th क्लास के एग्जाम के बाद ये कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है, बट या फॉर श्योर रीडिंग आपके काम में आएगा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बी इट कैट, क्लैट, मैट, सी मैट। और राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद में जब सिलेक्शन राउंड्स होते हैं तो एक वैट नाम का पेपर होता है, उसमें लेटर्स और ऐसे जरूर काम आते हैं। तो बी अवेयर कि आपको रीडिंग और राइटिंग सेक्शन तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से डोमिनेट करना है। लेट्स स्टार्ट विथ राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपके पास ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस हैं फेस करने के लिए, एक है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स वाला। बट बी अवेयर कि जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें आप इन्विटेशन को फेस कर रहे हो, राइट। अब इन्विटेशन में ध्यान रखना, इसमें 2 चीजें आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। इन्विटेशन में एक आपको पढ़ने हैं कार्ड्स वाले ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स ऑफ बल्क इन्विटेशन, दैट इज कार्ड्स। ग्रीटिंग्स ऑफ एक होता है जिसमें आप वीआईपी को इनवाइट करते हो थ्रू सम लेटर, सो दैट्स अ लेटर इन्विटेशन। ग्रीटिंग ही होती है वो भी एक तरह से, आपको किसी को इनवाइट ही करना है, ग्रीट करना है, लेकिन प्रॉपरली विद अ लेटर फॉर्मेट, क्योंकि वो वीआईपी किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोकेट करना जरूरी रहेगा उसमें। और एक रहेगा आपके पास रिप्लाई वाला पार्ट। तो इनविटेशन में हम ये तीनों अभी टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। रीडिंग जब आप इनविटेशन रिप्लाई वाला भेजोगे तो उसमें पूरा लेटर फॉर्मेट नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्टली सल्यूटेशन से शुरू करिए और उसको खत्म करिए अपने सल्यूटेशन के लास्ट पॉइंट, दैट इज साइनिंग ऑफ पे, तो वहीं से भी वो बात खत्म हो सकती है। तो दैट इज रिप्लाई वाला पार्ट। तो ये कार्ड और लेटर की जगह ये लेटर वाले फॉर्मेट में ही मोस्टली होगा, इसके लिए कार्ड भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 3 फॉर्मेट्स हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर की बात की जाए तो वहाँ पे इन्विटेशन के तो लिए कंपलसरी क्वेश्चन दे रखा है, दैट्स मोस्टली अबाउट रिप्लाई पार्ट। लेकिन सीबीएसई सैम्पल पेपर में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। तो व्हाट इज 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है आपको पता होगा ऑब्वियसली। एक आपको जॉब लेटर तैयार करना है। जॉब लेटर मतलब आपने टर्म 1 में लेटर्स तैयार करे हैं, पर इस बार एप्लीकेशन ऑफ सम पोस्ट तैयार करनी है, और जॉब लेटर के साथ उन्होंने और में ऑप्शन दिया है रिपोर्ट्स। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से आपको एक कर कंप्लीट 5 मार्क्स को टारगेट करना है, राइट। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको रीडिंग सेक्शन के बारे में पता है कि ये 8 मार्क्स में से भी सीबीएसई सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से हिंट दे रहा है आपको कि आपको 9 में से 8 करने होंगे और यहाँ पे 7 में से 6 करने होंगे, मतलब एनी 6 लिखा हुआ आएगा और एनी 8, तो बी वेरी अवेयर अबाउट इट। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वो एनी 6 और एनी 8 इसलिए लिखा हुआ है सो दैट यू कैन हैव एटलीस्ट 1 स्किपिंग फ्रॉम एवरी पैसेज। होता है कभी कभार 8-9 क्वेश्चन में 100% एक क्वेश्चन होगा जो छोड़ने लायक होगा, तो उसको छोड़ने के लिए ही बनाया गया है, लीव दैट। जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करना। और अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो वाइजली डिसाइड करना कि कौन से बेस्ट 8 आप सेलेक्ट कर रहे हो। द सेम वे जॉब लेटर और रिपोर्ट्स में भी 5-5 मार्क्स के आपके पास मल्टीपल चांसेस बन रहे हैं, पर उस 5-5 मार्क्स के लिए भी आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग 5 मार्क्स में जॉब लेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें ज़्यादा देन रिपोर्ट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स में थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट ज़्यादा लिखना पड़ेगा, यू कैन इवन एंजॉय राइटिंग अ रिपोर्ट। जॉब लेटर क्योंकि तुम्हारे लेटर्स बरसों से पढ़ते हुए आ रहे हो और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एक एलिजिबिलिटी फॉर्मेट देना है, तो थोड़ा ईजी होता है। तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अगर मैं बात करूं आपसे, तो ओवरऑल हम लोग रीडिंग सेक्शन को अगर पहले टारगेट कर रहे हैं तो 14 मार्क्स का टारगेट है। राइटिंग सेक्शन ऑलमोस्ट 3+8, 8 मार्क्स 3+5, 8 मार्क्स का टारगेट है। एंड फाइनली इसके बाद अगर आप बात करना चाहें लिटरेचर सेक्शन की, तो रिमेनिंग 18 मार्क्स आप यहां से कवर कर सकते हो, 18 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर हम बात की जाए 18 मार्क्स में से भी मैं आपको 2 चैप्टर बता देता हूं जिसमें से 11 मार्क्स के क्वेश्चन साफ साफ सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ बन रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मैं लिटरेचर डीप में इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो प्योरली मगिंग अप वाली टेक्नोलॉजी है, आप उसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, आपने लिटरेचर ही पढ़ा है पूरे 1 साल तो किया ही क्या है। तो आज हम प्योरली सिंथेसिस बेसिस पे, जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है ऑल ओवर द ईयर, राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन, जिसमें से रैंडम क्वेश्चंस कुछ ज्यादा बन सकते हैं, उन पे बात ज्यादा करेंगे रेदर देन स्टैटिक पार्ट। तो आप इसमें से 18 मार्क्स में से भी 11 मार्क्स तो आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर से बन रहे हैं, आप उनको ढंग से कर लेना। दैट इज फ्लेमिंगो का शायद एक चैप्टर आपने सुना होगा, इंडिगो, और एक चैप्टर है आपका रेड ट्रैप सेल। इस स्टोरी को घोट के पी जाओ। ये 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी अगर बनाते हैं, या 3-5-5, 3-3-5, वट एवर फॉर्मेट दे फॉर्म,
यू शुड डोमिनेट दैट क्वेश्चंस, बिकॉज अब आपको पता लग गया है कि इन 2 चैप्टर्स में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे 40 मार्क्स में से, तो ये 2 चैप्टर्स में से तो सीधे 10 मार्क्स आप मिनिमम मान लो। ये रीडिंग सेक्शन में मैक्सिमम जो आपकी गलत हो सकते हैं वो 4 होंगे, तो 10 मार्क्स यहाँ से मान लो। और ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखते हैं राइटिंग सेक्शन में, तो किसी भी इन्विटेशन को आप लिखो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और जॉब लेटर या रिपोर्ट्स में से अगर आप जॉब लेटर ट्राई करते हो, नो श्योरिटी अबाउट इट। इन्विटेशन में भी OR वाले ऑप्शंस आ सकते हैं, एक ग्रीटिंग में से और एक रिप्लाई में से। तो हो सकता है जॉब लेटर रिपोर्ट में भी कंपलसरी क्वेश्चन आ जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दोनों की तैयारी अच्छे से कर लेना, कुछ भी मिस मत करना। लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस हो जाए पेपर पैटर्न में, नॉट अ गुड वंडर फॉर इट। तो जॉब लेटर रिपोर्ट्स में से आई मस्ट से 5 में से आप आराम से 4 मार्क्स ला सकते हो। ओवरऑल 2 + 4 विच इज अचीवेबल मार्क्स 6, और यहाँ पे 10। तो अगर आपसे बात की जाए लिटरेचर में, अगर तुम ला रहे हो ऑब्वियसली 15 जो कि रटा रटाया मटेरियल है, तो 15 + 10 + ये गया आपका 2 + 4, इतने मार्क्स तो आप इजीली कवर कर सकते हो एज अ एवरेज स्टूडेंट 2 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दैट्स टोटली 15 + 6 31 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। आप आराम से 31 से 35 स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। दैट्स द रीजन आई एम इंसिस्टिंग वंस अगेन कि आप लोग इस छोटे से पेपर को किसी भी हाथ से अपने हाथों से ना जाने दें। इट्स एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, लेट इट बी अ वेरी गुड कप, नॉट ओनली ऑफ टी बट एज वेल एज ऑफ कॉफी। वेल कीप वंडरिंग व्हाई आई एम सेइंग दैट। लेट्स स्टार्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले कुछ आरसी टिप्स। तो रीडिंग सेक्शन जो आपका स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेजेस आप फेस करने वाले हो। फर्स्ट पैसेज के अंदर आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर में जो दे रखा है उसके बेसिस पे ही मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 में कितना वैरायटी है। पैसेज नंबर 2 जो कि 8 मार्क्स का आ रहा है, प्योरली एनालिटिकल बेसिस पे 9 में से 8 करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिए हैं आपको। और वो एनालिटिकल का मतलब ये है कि आप ऊपर नीचे जब देखोगे तो एक बार के लिए आपको पैसेज से क्वेश्चन जाना बेस्ट लगेगा। डोंट गो फ्रॉम क्वेश्चन टू पैसेज, बिकॉज क्वेश्चन टू पैसेज जाने के लिए एमसीक्यूज वाले पेपर ज्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट सॉर्टेड रीडिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। इसमें हर लाइन पर एक क्वेश्चन बन रहा है। दैट्स द रीजन आप पैसेज पे से क्वेश्चन पे जाओ। रीडिंग करते वक्त जो कि नॉर्मली अपन गलती कर देते हैं कि या तो हम पैसेज ढंग से नहीं पढ़ते हैं या फिर हम क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो पैसेज थोड़ा सा केयरफुली रीडिंग करना, और क्वेश्चन की जो ओपनिंग लाइन है, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि व्हाई समथिंग इज देयर, व्हाट समथिंग इज देयर, और इवन हाउ समथिंग इज देयर। तो व्हाट में हाउ नहीं लिखना है, हाउ में विच नहीं लिखना है, विच में वाई नहीं लिखना है। इन चीजों का ध्यान रखना। आपको प्रॉपर वाई के लिए रीजन देना है, वेयर के लिए प्लेस देनी है, व्हाट के लिए इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देना है, हाउ के लिए प्रोसेस बताना है। ये बेसिक्स हैं। इन बेसिक्स पर आप बिल्कुल भी लूज नहीं पढ़ने चाहिए, राइट। सो गो फ्रॉम पैसेज फर्स्ट टू क्वेश्चन लेटर एंड टेक योर होल टाइम। आपके पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स होंगे उस पैसेज को आराम से रीड करने के लिए, और इनफैक्ट 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी मिलता है माय डियर। तो अगर आप उन 2 आवर्स + 20 मिनट्स को कंबाइन कर लें तो 140 मिनट्स में तो आराम से रीडिंग सेक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप उस 120 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर 40 मिनट्स में, तो आपके पास इस सेक्शन को करने के लिए टोटल 60 मिनट्स अवेलेबल है। दैट्स क्वाइट सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट इन फैक्ट। 60 मिनट्स में आराम से इस सेशन को टारगेट करो, यू विल नेल इट। पैसेज नंबर 2 इज अबाउट अ केस बेस्ड स्टडी। तो आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में जो इन्होंने पैसेज दिया है वो इट्स ऑल अबाउट एक फूड सर्वे किया उन्होंने, और फूड सर्विस के बेसिस पे, फूड सर्वे के बेसिस पे जो जो डेटा ऑब्टेन हुआ है उस डेटा को आपको एज इट इज फैक्चुअली रिप्लाई करना है। तो मान लो उस डेटा में, आई थिंक आपको पैसेज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देख, तो ये डेटा उन्होंने दे रखा है। इसके आसपास उन्होंने ये भी बता रखा है कि इस डेटा में कौन सी चीज की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी वगैरह वगैरह। तो एज इट इज आंसर्स निकल रहे हैं। मतलब अगर वो पूछते हैं व्हाट इज डेटा ऑल अबाउट, इट्स अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम अनकुक्ड इनऑर्गेनिक आइटम्स टू क्विक फास्ट फूड आइटम्स, ऑर्गेनिक आइटम्स टू फास्ट फूड आइटम्स के ऊपर ये पूरा पैसेज था। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो बताओ टू डेट लिटिल इज नोन अबाउट, तो क्यों करा है ये डेटा, क्योंकि साफ साफ डेटा लिखा हुआ है। तो देखो वाई का आंसर दिया हुआ है आपके सामने एज इट इज। वाई के अलावा इन्होंने व्हाट का आंसर दे रखा है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द ट्रांजिशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू फास्ट फूड। वाई और व्हाट का आंसर एज इट इज अगर मिल रहा हो तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि भाई विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सर्वेयर, वो बच्चे खुद से रियल सर्वे कर रहे हैं, कैसे पता लगा, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड वाला आंसर मिल गया। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, जो पैसेज में दे रखा है बस उसी पे क्वेश्चन है। मतलब जो पैसेज के बाहर का है उस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आपको खुद से कुछ सिंथेसाइज नहीं करना है, एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट कॉपी पेस्ट द आंसर्स एंड यू आर रेडी।
अब जैसे ये डेटा दिया उन्होंने, तो बोला कि चलो बताओ एनर्जी डेंस ड्रिंक्स और फ्रूट्स वाले नो इनटेक फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। तो साफ दिख रहा है नो इनटेक में फ्रूट्स का नो इनटेक ज्यादा है और एनर्जी डेंस का नो इनटेक कम है। इसका मतलब फ्रूट्स में लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, या फिर लैक ऑफ चॉइस है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी एनर्जी डेंस ड्रिंक्स का नो इनटेक बहुत कम है। इसका मतलब मैक्सिमम सेलिंग एनर्जी डेंस स्नैक्स की हो रही है। इट्स क्वाइट वायरल बिटवीन द यंगस्टर्स और ये सर्वे में बहुत अच्छे प्रेवलेंट ऑर्डर पे दिखाता है अपने आप को। तो इसको इंग्लिश में लिखना है ऑब्वियसली, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी ड्रिंक्स have more popularity rather than fruits as a first choice. This can be a nice line to conclude that. तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को फेस करेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी। जैसे व्हाट इज द अफोर्डेबिलिटी रिकमेंडेड एज अ सिग्निफिकेंट फीचर। अब ये लिखा हुआ नहीं है पैसेज में, पर फैक्चुअली आप खुद ही सोचिए अफोर्डेबिलिटी फीचर ऑफ स्कूल कैंटीन क्यों जरूरी है। क्योंकि ऑर्गेनिक फूड अगर अफोर्डेबल नहीं होगा तो पीपल विल ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू कंपेयर विद दैट फास्ट सेलिंग अफोर्डेबल फास्ट फूड। तो फास्ट फूड जैसे अफोर्डेबल होता है वैसे ऑर्गेनिक फूड को भी अफोर्डेबल बनाएंगे तो कंपैरिजन ऑन द सेम क्राइटेरिया हो पाएगा। Students will also not consider the price and it will be little bit inexpensive for the students to get an easy catch with the same price, not on the fast food but on the organic food, right? Identify a word, ये आपको मैं दिखा चुका हूँ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड वाला। और अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप सेकंड पैसेज को 5 मिनट्स में भी कर सकते हैं, पर फर्स्ट पैसेज यू शुड एटलीस्ट टेक 10 मिनट्स और 10 to minutes to read it that and 5 minutes easily to solve the answers because में 8 क्वेश्चन भी है। तो ओवरऑल रीडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको इसके लिए अगर 5 से 10 मिनट लग रहे हैं दैट्स नॉट अ बिग डील। मैक्सिमम आप 10 मिनट्स ले सकते हैं इसके लिए। तो फिर उसके लिए आप लोग लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स में वो हो सकता है। मतलब आप आराम से 10 मिनट्स और 30 मिनट्स में इसको कवर कर सकते हैं। आई मस्ट से ये 20 मिनट्स का भी अगर आप पूरा ले लेते हैं तो भी हो जाएगा। तो आधा घंटा मिल रहा है, जबकि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बताया था कि 60 मिनट्स अवेलेबल है रीडिंग के लिए। पर आप आधे घंटे में इस रीडिंग वाले पैसेज को आराम से छोड़कर उस हाफ एन आवर में यॉर्निंग करिए, नेक्स्ट ट्राई करिए, आगे बढ़िए। इट्स टोटली योर कॉल, योर टाइम, यू रूल इट। तो इसमें 7 में से 6 करिए और उसमें 9 में से 8। पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी प्रॉब्लम आगे वाले सेशंस में आने वाली है। तो लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर 3-4 गलतियां बताता हूँ जो नॉर्मली स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं। फॉर्मेट का ध्यान तो तुम सब रख लेते हो, एक्चुअली फॉर्मेट को तुम रटा रटाया मान लेते हो, पर तुम व्हाट यू मोस्टली लैक एट, जिसकी वजह से तुम 5 आउट ऑफ 5 नहीं मिल पाता या आपको 3 आउट ऑफ 3 नहीं मिल पाता, ये लाने के लिए आपको परफेक्शन चाहिए, वो भी किस में? सिर्फ फॉर्मेट में नहीं चाहिए स्टूडेंट। फॉर्मेट सिर्फ 1 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 3। परफेक्शन चाहिए हमको कंटेंट का। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वो रटा रटाया गूगल्ड कंटेंट है जो एज इट इज आप लिख कर आ रहे हो, वॉमिटिंग इट आउट, वो कोई यूज का नहीं। पता लग जाता है, कॉपी चेक बहुत सालों से कर रहे हैं, पता लग जाता है कि ये तुम्हारा कंटेंट है किसी और का। तो एक तो कंटेंट वाइज यू शुड रूल द गेम, एंड प्रेजेंटेशन वाइज उसमें मार्जिन कितनी छोड़नी है, उसमें फॉर्मेटिंग में अगर बॉक्स एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत भी पड़ रही है तो बनाओ। काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर इन्विटेशन बॉक्स बनाना चाहिए कि नहीं। डोंट वरी एट ऑल, आप बॉक्स बना दोगे तो माइनस मार्किंग नहीं हो जाएगी। इनविटेशन में, कार्ड में तो बॉक्स आप बनाने से ही बनाओगे, लेकिन ग्रीटिंग्स में अगर लेटर फॉर्मेट है तो भी यू कैन ड्रॉ द बॉक्स। इवन रिप्लाईज में यू कैन ड्रॉ द बॉक्स, नुकसान कुछ भी नहीं है। द ओनली स्मार्ट गेम दैट यू वांट टू प्ले इज, कभी भी बॉक्स बनाओ ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये 3 लाइंस ड्रॉ करो और ये वाली ड्राइंग को छोड़ दो। जब आप पूरा अपना कंप्लीट कर चुके होंगे काम, तो मार्जिन वाइज वो ऑलरेडी कंटेंट सेट होगा। जैसे ही वो फिनिश होता है, अब यहाँ पर जाकर इसको एंड करो। वरना बॉक्स पहले से बनाने के नुकसान आप सबको पता होगा, जिन्होंने पेपर दिया है दे ऑलरेडी नो अबाउट इट, दैट यू गेट सफोकेटेड थ्रू द मटेरियल, नॉट पॉसिबल। कभी कभार सेम पेज पे नहीं कवर कर पाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जाके एंडिंग करनी पड़ती है। तो कुछ लोग होते हैं उस्ताद जो यहाँ पर भी एंडिंग कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे भी एंडिंग कर देते हैं। दिस इज 2 बॉक्सेस नॉट अलाउड। आप इसको ऐसे करिए और यहाँ पर ऐसे करिए तो लगता है कि ये कंटिन्यू हुआ था, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। दैट्स द रीजन राइटिंग डूज एंड डोंट्स में मेरा पहला पॉइंट है कंटेंट और सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन। हैंड राइटिंग शुड बी एज नीट एंड क्लीन पॉसिबल, एंड इफ नॉट, अगर आप डॉक्टर राइटिंग से सफरिंग हैं, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डॉक्टर राइटिंग, आप ग्रसित हैं उससे, तो सिंपल डू वन थिंग, आपकी लाइंस का जो गैप है, आपके वर्ड्स का जो गैप है, उसको बढ़ा दो। थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगेगा। अगर आप पेपर बचाओ अभियान पे चल रहे हो और जबरदस्ती एक ही पेज में पूरा फिट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, फिर तो छोड़ ही दो।
पेपर थोड़ा बहुत अच्छे से यूज करना सीखो। प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स अलॉट। आपके 5 मार्क्स में से ना कहूँ तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो 2 मार्क्स कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के हैं और 3 में से 1 मार्क प्रेजेंटेशन का है, सो दैट मैटर्स अलॉट। तो कंटेंट और प्रेजेंटेशन ही वो एरिया है जहाँ पे आप नॉर्मली अपनी चीज़ को मास्टर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फॉर्मेट वाइज तुम लोग ऑलरेडी सारे मार्क्स ले लेते हो, दैट्स अ गुड थिंग। मैं आज फॉर्मेट का थोड़ा सा और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपके पास। टॉपिक बाय टॉपिक फॉर्मेटिंग समझाते हैं आपको, फाइन। तो राइटिंग डूज एंड डोंट में कंटेंट का थोड़ा ध्यान रखो, कंटेंट ओरिजिनल बनाओ, रटा रटाया नहीं होना चाहिए। कंटेंट बनाने के लिए मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक अगर कुछ टिप्स दूं तो बेटर रहेगा स्टूडेंट्स, यस नो। तो कंटेंट वाइज मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे रिपोर्ट्स के अंदर एक माइंड मैपिंग नाम की चीज़ है, और अगर आप जॉब लेटर लिख रहे हो तो उसमें एक पर्पस वाली चीज़ है, पर्पस, थैंक्स गिविंग वगैरह, कुछ अच्छी अच्छी लाइन्स है इन्विटेशन के लिए, वो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताते चलता हूँ ताकि कंटेंट वाइज आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी से हो पाएगी। प्रेजेंटेशन वाइज ऑब्वियसली किसी टॉपर की नोटबुक कभी देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि कितना प्रॉपरली वो एकदम अलाइंड फॉर्मेट में लिखा होता है। और फॉर्मेटिंग वाइज आई मस्ट रिकमेंड कि पहले से किसी बुक का क्वेश्चन चेक करके जाना, उसका फॉर्मेटिंग देख के जाना, अलाइनमेंट देख के जाना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। तो मोस्टली दिस इज द पार्ट दैट आई रियली वांट यू टू मास्टर ऑन, विच इज हैविंग मैक्सिमम मार्क्स। तो मान के चलो अगर 5 मार्क्स का रिपोर्ट है तो 1 मार्क फॉर्मेट का है, अगर प्रेजेंटेशन के 2 मार्क्स हैं तो दिस इज ऑल्सो हैविंग 2 मार्क्स विच यू कैन ईजिली टारगेट। और यही वो मार्क्स हैं जो मोस्टली आप लूज करते हो बिकॉज ऑफ योर स्पेलिंग एरर्स, बिकॉज ऑफ योर ग्रामर, वोकेबलरी, ये सब का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एक्यूरेसी के साथ इसको आंसर देना है। ग्रामर वोकैब के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने सेंटेंसेस में जान डालने के लिए कंटेंट वाइज थोड़ा सा क्रिएटिव कंटेंट देना है। क्रिएटिव कंटेंट का मतलब जो नॉर्मली लोग लिख रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके। तो लोग अगर लिख रहे हैं कि अभी इनवाइट यू टू द फंक्शन, तो आप लिखेंगे प्लीज ग्रेस द ओकेजन विथ योर प्रेजेंस। ये कुछ ऐसे क्रिएटिव कंटेंट हैं जो आपको वैल्यू देते हैं। तो राइटिंग डूज एंड डोंट्स की जगह अगर हम सब सीधे टॉपिक पे बात करें तो जॉब लेटर का सबसे पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जो कि लिखा हुआ है आपके पेपर में यहाँ। अगर मैं इस पेपर की बात ना करूँ और डायरेक्टली अपने हिसाब से भी आंसर आपको दूँ तो चलो बताओ, जॉब लेटर में आपको किसी भी रैंडम पर्सन के जॉब लेटर के बारे में बात करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा मुझसे कि सर जॉब लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर ही फॉर्मेट होता है या फिर कुछ और होता है? बिल्कुल लेटर वाला ही होता है। द मेन थिंग इज आप यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस डालते हो, मैंने वो लिख लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपके सीबीएसई पेपर में क्वेश्चन था, जो है शांतनु रिजाइडिंग एट घर बी, ये घर उसका नाम है घर का, फाइन, घर B96 पालीमर रोड। तो क्वेश्चंस की सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज करो वरना एग्जामिनर्स बुरा मान जाएंगे। उन्होंने बहुत मेहनत करके आपको क्वेश्चन दिया है। मलकानगिरी, दिस इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन अ लोकल डेली, राइट अ लेटर, ऑब्वियसली अ जॉब लेटर, जिसको हम कवर लेटर भी कहते हैं और जॉब लेटर भी कहते हैं, इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। ऑब्वियसली 1.5 पेज या 1 पेज तक आप जा सकते हो। अप्लाइंग द पोजीशन फॉर अ वॉलंटियर फॉर ईच वन टीच वन कैंपेन। तो वॉलंटियर की पोजीशन के लिए अप्लाई तो हम करेंगे, पर हम एडवर्टीजमेंट पे भी जरूर नजर डालेंगे कि वो एग्जैक्टली किस बारे में। सिचुएशन वेकेंट नाम से सबसे पहला जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दे रखा है, दैट इज वांटेड कमिटेड वॉलंटियर्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव टू टीच अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। तो पर्पस समझ में आया, आपको एक सोशल कैंपेन के लिए वॉलंटियर करना है जो कि 18 ईयर्स एंड अबव के वॉलंटियर्स को ढूंढ रहा है। 1 आवर अ वीक, दैट्स नॉट अ बिग डील, बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हो इसको। ये आपकी प्रोफाइल के लिए भी एनहांसमेंट होगा, इसलिए आप इसको टारगेट कर सकते हो। from the district of Malkangiri. Speaking, reading and writing of Odia is the compulsory thing over here. Odia language आपको आनी चाहिए, experience not necessary, no necessary experience, आप freshers होके भी apply कर सकते हो। All volunteers to receive training, that's not an important part for you because that is post interview। तो अभी आप interview तक पहुंचने के लिए job letter लिख रहे हो, ट्रेनिंग वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। कॉन्टैक्ट नैथरा एंड दैट इज द पर्सन दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट, पर हमारे ये किसी काम का नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला, दिस वन, इसमें से काम की चीज है कि आपको रिसीवर ऑफ द लेटर मिल गया। इसी को अपन लेटर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईच वन टीच वन कैंपेन, और ये इसका एड्रेस भी आ गया, तो बस हमारा काम हो गया। हमको रिसीवर्स एड्रेस मिल गया है। रिसीवर्स एड्रेस, हम लोगों को एलिजिबिलिटी मिल गई है कि मेन एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो ये हम लोगों को पैरा नंबर 2 में काम आ सकता है, एलिजिबिलिटी, राइट। और हम लोगों को आई थिंक ये भी मिल गया कि पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जॉब, एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी वाला पार्ट में 18 ईयर्स भी आ गया।
है ना। ये ऑल्सो हमको ये भी पता है कि एक्सपीरियंस नॉट नेसेसरी, मतलब फ्रेशर्स वाला पॉइंट भी आ गया। तो एलिजिबिलिटी के 3 पॉइंट्स यहाँ साफ साफ दिखते हैं। एड्रेस मिल गया है तो बस बचा क्या है, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो जॉब लेटर में सबसे पहले मैं ऊपर ही ऊपर कोशिश करूंगा सेंडर्स एड्रेस लिखूं, ना कि रिसीवर्स एड्रेस। तो क्या इन्होंने आपको नाम दिया है? बिल्कुल दिया है। इन्होंने नाम आपको दिया है आई गेस शांतनु। तो बस आपका एड्रेस भी दे रखा है इन्होंने बहुत इजीली। हम शांतनु को नीचे नीचे लिख देंगे साइनिंग ऑफ करते हुए। अभी हम उसका घर का एड्रेस लिख रहे हैं, तो घर A94 लिखा था, B94 बालीमिला रोड मलकानगिरी, B94 मालीखेड़ा रोड, ठीक है। और मलकानगिरी इज द, मलकानगिरी एग्जैक्टली कौन से स्टेट में आता है वी डोंट नो, इसलिए अभी जितना लिखा हुआ है उतना लिख के छोड़ दो, वरना जीके में हम लोगों की लैकिंग लगने लग जाएगी। मलकानगिरी के बाद नीचे आते हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको वॉलंटियर करना है ईच वन टीच वन कैंपेन के लिए। तो बिकॉज इट इज अ जॉब लेटर, इसमें सब कुछ ऑफिशियल जाएगा, तो डेट लिखो। अगर इसमें सब कुछ ऑफिशियल जाएगा तो डेट लिखकर आप डेट लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डायरेक्टली लिखना इज द बेस्ट आइडिया। तो डू वन थिंग, डेट हटा ही दो और सीधे आप अपना आज का डेट डाल दो जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे आप कर रहे हो काम। तो मान लो कल की डेट है 13 और कल ही आप लिख रहे हो तो इसको लिख देंगे 13 मई 2022। प्लीज स्टूडेंट्स, May 13 यूएस डेट है, बचिए उससे, उसको मत यूज करो। और 13th में लिखना भी बंद कर दो, TH लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो 13वां मई हो जाता है 2022 में, विच डजंट साउंड गुड। 2022 में सिर्फ एक ही मई होता है, दैट्स वाई 13 मई इज द बेस्ट। आप लोग सीधे आ सकते हैं टू वाले एड्रेस में। अब टू वाले एड्रेस में आजकल हम टू नहीं लिखना लिखते, हम सीधे एड्रेस लिखते हैं। तो दैट्स द मेन थिंग। एड्रेस डायरेक्टली डालने के लिए आप यहाँ पे नेत्रा का एड्रेस यूज कर सकते हो। हु इज नेत्रा? आई थिंक एडवर्टीजमेंट में साफ साफ मेंशन था, वो हमारी कॉन्टैक्ट पर्सन है। तो नेत्रा एन कोऑर्डिनेटर हैं, तो नेत्रा एन पे ही नाम डालने की डाल सकते हैं। कोऑर्डिनेटर जो कि पोस्ट का नाम है, टू, एक, उसका नाम ही लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज नीचे हम सल्यूटेशन में डियर नेत्रा नहीं लिख सकते, तो हम उसमें रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे। वी डोंट नो एग्जैक्टली वेदर शी इज़ ओल्ड और यंग, दैट्स वाई हम मैम लिखेंगे और यहाँ पे नेत्रा लिख देते हैं। तो नेत्रा एन, ठीक है। द कोऑर्डिनेटर, द कोऑर्डिनेटर ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेटर ऑफ ईच वन टीच वन कैंपेन इन योर सिटी, राइट। फॉर लिटरेसी अम्बुगादा मलकानगिरी उड़ीसा। अच्छा, तो ये उड़ीसा नगर है तो यहाँ पे भी उड़ीसा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। और द कोऑर्डिनेटर के नाम पर अगर आप उसका वो पूरा एड्रेस डालना चाहें तो एड्रेस पूरा लिख लीजिए, फॉर लिटरेसी अम्बागुदा, फॉर लिटरेसी अम्बागुदा, ठीक है, मलकानगिरी उड़ीसा, मलकानगिरी उड़ीसा। तो ये एक तरह से आपको एड्रेस लिखना समझा दिया है मैंने। और उसके बाद अब आप सब्जेक्ट में अपना मेन चीज डाल दीजिए। व्हाट इज योर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो आप। सब्जेक्ट में शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद एप्लीकेशन, एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जो हर जगह काम आ जाएगा, है ना। एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरिंग, फॉर वॉलंटियरिंग। अगर टू लिखते तो वॉलंटियर, एप्लीकेशन टू वॉलंटियर, पर ज़्यादा ऑफिशियल लगता है फॉर। तो एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरिंग इन ईच वन, क्या आ जाएगा इधर, ईच वन, ईच वन इन्वर्टेड कॉमर्स, ईच वन टीच वन इन्वर्टेड कॉमर्स कैंपेन, ठीक है। तो जॉब लेटर में इतना सब लिखने के बाद अब आप बताओ नेक्स्ट क्या आ सकता है। ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट अब सीधे सब्जेक्ट पे आना है, मतलब मेन सैल्यूटेशन पे आना है। तो रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड मैम, नेत्रा के नाम से हमको मैम लग रही है इसलिए रिस्पेक्टेड मैम। अगर आपको नाम से ना लगे कि वो मैम है या सर, तो आप उसमें ऐसे लिखिए रिस्पेक्टेड मैम स्लैश सर, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करते हो नॉर्मली तो बेटर लगता है, थोड़ा सा गैपिंग और प्रेजेंटेशन बेटर रहेगा। ओके, तो इट इज, इट इज़ विथ रेफरेंस, यहाँ से स्टार्टिंग की जा सकती है बहुत आराम से, क्योंकि आपको सीधा उस एडवर्टीजमेंट के डेट के बारे में बताना है जो आपने देखा था। इट इज़ विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, योर एडवर्टीजमेंट ऑफ each one, each one, each one campaign
रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वॉलंटियर्स, ये एक तरीका हो सकता है लिखने का। तो आप प्लीज नोट करना कि मेरे बैकग्राउंड माइंड में क्या चल रहा है। मैं पहले उसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मेरा पोस्ट एप्लीकेशन दिखा पाए। रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट की, हाँ रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट आना चाहिए, रिक्रूटिंग नहीं, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वॉलंटियर्स, है ना, इन मलंकरी सिटी, ओडिशा। ठीक है। अब ये क्योंकि आपने लिख दिया है कि भाई मैंने आपको बोला एडवर्टीजमेंट देखा रिगार्डिंग द कैंपेन, अब ये एडवर्टीजमेंट ऑफ टीच वन कैंपेन का था। डेटेड आप चाहो तो डेट लिख सकते हो, जैसे मान लो आज डेट हो रही है 13 तो आप ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट को एक दो दिन पहले देखा होगा, 11 मई देख लो, 11 मई 2022 को देखा आपने, और मुझे लगा कि आई शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो सो आई वुड, को शॉर्ट फॉर्म में लिखो, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, ये एक तरीका हो सकता है उसको लिखने का, टू अप्लाई फॉर द सेम। ये जॉब लेटर की एक परफेक्ट ओपनिंग हो सकती है कि जो भी आपने एडवर्टीजमेंट रेफर किया है, जहां से पता लगा जॉब के बारे में, सीधे उसके बारे में बताइए और सीधे अपने कैंडिडेचर को रखिए, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। अब यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करना शुरू कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ। मोस्टली अपने लेटर्स में देखा होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में हम इधर उधर की बात करके मेन पॉइंट पे आते हैं जब सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है। तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कैंडिडेचर, टू एक्सटेंड माई कैंडिडेचर, अपना कैंडिडेचर रखना चाहते हैं उनके सामने। कैसे रखना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कैंडिडेचर, राइट, एज एन एप्ट प्रोफाइल फॉर द required post, as I would extend my candidature for as an apt profile for the required post। मैं बिल्कुल सही फिट होता हूँ, आई एम अ नाइस फिट फॉर द रिक्वायर्ड पोस्ट। अब मैं नाइस फिट कैसे साबित करूंगा, उस चीज़ के लिए आप आगे लिख सकते हैं कि आप कैसे एलिजिबल हैं। तो आपने तीन चीज़ें मांगी थी, हमको तीनों चीज़ें अपने आप को बिना किसी टैक्स लगने वाली सिचुएशन के बतानी है। तुम्हारा कौन सा टैक्स लग रहा है, तुम बहुत अच्छे से इसको एलिजिबिलिटी फुल प्रूफ तरीके से बताओ। ओडिया में भी अच्छे हो, आपका अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को पढ़ाने का भी मोटिव है, और फाइनली आप एक्सपीरियंस भले ही ना रखते हो पर आप फ्रेशर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ, कौन सी लैंग्वेज थी वो, ऑफ उड़िया, ऑफ उड़िया ट्रेनर आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ उड़िया ट्रेनर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, आई हैव ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ उड़िया ट्रेनर आफ्टर completion of a 4 week course लेटली का मतलब अभी अभी रिसेंटली मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, जैसे लेटेस्ट बोलते हो ना आप, वैसे। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओडिया ट्रेनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ 4 week कोर्स लेटली। एक तो ओडिया ट्रेनर आप बिल्कुल अच्छे से बन चुके हो क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आई कैन रीड राइट, आई कैन रीड राइट एंड स्पीक वेल इन ओडिया। ये आपने समझा दिया कि आप बिल्कुल सही कैंडिडेट हो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आपको उसके आगे भी कुछ लिखना है सेम पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हुए, तो मैं चलो इधर ही लिखने की कोशिश करता हूँ, आप लोग मेरी लैंग्वेज सुनते सुनते उस पर फोकस करना। लैंग्वेज क्या थी? आई हैव अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट बोल दिया आपने, तो आप उड़िया के लिए वैल आई एम क्वाइट excited to work in this organization, to work for underprivileged society, underprivileged society as part of my ethical goals, as part of my
या एथिकली मुझे उसमें काम करके बहुत खुशी होगी एज पार्ट ऑफ माई एथिकल गोल्स, ये एक तरीका हो सकता है जॉब लेटर लिखने का। एंड फाइनली मैं आपको ओरली बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग सच सम मोस्ट टाइम, कि मेरे एथिकल गोल्स के थ्रू अगर मैं सोसाइटी को वापस दे पाऊँ तो आई विल बी मच मोर देन ग्लैड। ये लिखते लिखते आप लोग अपने लास्ट एलिजिबिलिटी पे आ सकते हो। लास्ट एलिजिबिलिटी वॉज कि आप भले ही एक्सपीरियंस होल्डर ना हो बट यू आर एक्साइटेड, तो ये आपने बता दिया है। एंड यू आर ऑफ 20 फिट फॉर द जॉब। तो यू आर ऑफ 20 लिखने की जगह आप ये भी लिख सकते हो, आई एम ऑल्सो अबव 18 currently running in my 20s, quite fit for the job. I am also in running 20s quite fit for the job, ये एक और क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी अच्छे से प्रूव करनी है ताकि दे शुड नॉट हेजिटेट व्हाइल सेलेक्टिंग यू, राइट। तो आपने एक बहुत अच्छा रीजन डाल दिया इसमें कि मैं एथिकली भी सोसाइटी को वापस गिव बैक करने के लिए जॉब के लिए एक्साइटेड हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है उस ओडिया लैंग्वेज की, और फाइनली मेरे पास एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम 20+, दैट्स वाई इट इज़ अ नाइस फिट फॉर यू। तो लास्ट में आप जरूर लिख सकते हो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई टू कंसिडर माई कैंडिडेचर फॉर द जॉब, थैंकिंग यू लिखते वक्त आप इतना याद रखना लुकिंग फॉरवर्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो जो आप लिख रहे हो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, तो लुकिंग फॉरवर्ड है कौन, ये इनकम्प्लीट लग रहा होगा आपको। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई जब हम डांस पे डालते हैं तो थैंकिंग यू रिपीट नहीं करना है, फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई ये डालते वक्त, है ना, फॉर कंसिडरिंग माई कैंडिडेचर फॉर द रिक्वायर्ड जॉब, ये लिखते वक्त आप सीधे थैंकिंग यू के बिना डायरेक्टली नीचे डाल सकते हो योर्स। अब क्योंकि आप जानते नहीं हो सामने वाले को, तो ट्रूली और फेथफुली नॉर्मली लोगों को जिनको जानते हो उनके लिए लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंसियरली लिख सकता हूँ योर सिंसियरली, और अपना पूरा नाम, व्हाट्स योर फुल नेम बाय द वे, आपका नाम है शांतनु। तो यहाँ पे मैंने शांतनु का एड्रेस भले ऊपर डाल रखा था पर शांतनु का नाम नीचे डाल रहा हूँ, शांतनु, ठीक है। ये लिखने के बाद योर लेटर इज डन। जॉब लेटर के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिल गए स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जैक्टली इस माइंडसेट के साथ चल रहे हो कि आपको फॉर्मेट पूरा समझना है अच्छे से, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में एडवर्टीजमेंट का लिंक बताना है, एंडिंग में उनका रिप्लाई का वेट करोगे ये बताना है, पर बॉडी के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी को बहुत अच्छे से प्रूव करना है। सो दीज आर द सम 5 पॉइंट्स दैट आई कैन इजीली गिव यू। फॉर्मेट, गुड ओपनिंग, be careful about the addresses not to replace or misplace either here and there. So format में nice positioning of question data. Second point, you can talk about good opening, good ending, and finally good eligibility content. This is enough for a job letter. Let's talk about the next question and the next topic. The next topic is reports. अब रिपोर्ट्स में जैसे आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने कि भाई 400 वॉलंटियर्स का एक एनजीओ है फॉर लिटरेसी, और इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट बनाई है फॉर ओडिशा भास्कर। आप रिपोर्टर ओडिशा भास्कर के, आपका स्टाफ रिपोर्टर होने के नाते एक रिपोर्ट बनाना बनता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलकानगिरी वॉज लॉडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री वी सिंह IAS। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने ओडिशा के मलकानगिरी के डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होने के नाते आपको बहुत अच्छी सी तारीफ करी है। लॉडेड मतलब अप्रिशिएटेड। अल्टीमेटली आपको रिपोर्ट बनानी है अगेन इन 120 to 150 वर्ड्स, और डिटेल्स ऑफ द इवेंट, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये सब देखना है आपको, है ना, ये सब देखनी है, और ईच वन टीच वन कैंपेन के बारे में अच्छे से समझाना है विद द एनजीओ। एनजीओ का नाम है फॉर लिटरेसी, ठीक है। Okay. Each one involved in the each one teach one campaign initiated by district administration association with NGO. तो एक्चुअली कैंपेन एनजीओ का नहीं था, यहाँ पे रिपोर्ट्स में आपको साफ साफ समझाना है कि ये कैंपेन तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था, ईच वन टीच वन। स्टार्टिंग ऑब्वियसली कलेक्टर के रेड फीता काटने से हुई होगी, और आपके एनजीओ ने उसमें फुल रोल प्ले किया है, और फॉर लिटरेसी नाम का एनजीओ ने उसमें झंडे गाड़ दिए। इट शुड बी अ वेरी नाइस रिपोर्ट। तो रिपोर्ट्स आर मोस्टली अबाउट द पास्ट इवेंट नरेशन। तो नरेशन हमेशा पास्ट में ही होने दो। इसमें मोस्टली गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में चले जाते हैं। एक कलेक्टर appreciates everyone, appreciates नहीं, appreciated everyone for their intense efforts into the campaign। ये लास्ट में आप डाल सकते हो। स्टार्टिंग में ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर ध्यान से सुनना, इसमें आपको कैसे रीच करना है। तो सबसे पहले टाइटल की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में नॉर्मली आप लोग यहाँ पर जब फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, टाइटल लगाते हो तो यहाँ पे बायलाइन जरूर लगाना, और बायलाइन में आप रिपोर्टर का नाम डालकर, आपको यहाँ पे शायद नाम दे रखा है इन्होंने या नहीं दे रखा है, नहीं, इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है एज अ स्टाफ रिपोर्टर ओडिशा,
यू जस्ट राइट अ रिपोर्ट। तो यहाँ पे बाय लाइन में कोई रैंडम नाम ले लो, भले XYZ नाम ले सकते हो, या तो कंपनी का नाम या फिर किसी पर्सन का नाम आप XYZ ले सकते हो, पर किसी एड्रेस में, किसी होम एड्रेस में XYZ ABC से एड्रेस नहीं बनते, ध्यान रखना। ये हम इसलिए करते हैं ताकि पर्सनल डिटेल से बच सकें। तो किसी कंपनी का नाम या किसी एड्रेस का नाम, पर्सन का नाम ले सकते हो जो राइटर हो। तो यहाँ पे बाय लाइन में आप लोग डाल दीजिए XYZ, एक सेपरेटर लगाइए और इसमें लिख दीजिए करेस्पॉन्डेंट। किसी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है इसलिए करेस्पॉन्डेंट। अगर मैगजीन रिपोर्ट होती तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसमें कल्चरल सेक्रेटरी, हेड बॉय, हेड गर्ल, व्हाटएवर। ये आपने डाला। टाइटल और बायलाइन के बाद, ये बायलाइन की तरह ही काम कर रहा है, नो इश्यूज अबाउट इट। आप सीधे आ सकते हैं अपनी थर्ड या फोर्थ लाइन को लिखने के बाद, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है ना, यहीं से शुरू मत हो जाया करो वापस वो प्लेस और डेट के लिए। तो रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में हमेशा आपको प्लेस और डेट डालनी चाहिए। अगर मान लो मैं अभी पहले मैंने डेट लिख रहा हूँ, तो आज की डेट है मान लो 12 मई 2022, तो यहाँ पर प्लेस का नाम जरूर आना चाहिए, मलकानगिरी ओडिशा। मलकानगिरी ओडिशा, ये आपका हो गया प्लेस। अब यहाँ से आपका रिपोर्ट शुरू होता है, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए। मैगजीन रिपोर्ट में पोस्ट चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आपको इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो स्कूल मैगजीन में छपती है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अब बात कर सकते हैं आप सीधा बॉडी की। तो अब बॉडी में क्या होता है, नॉर्मली रिपोर्ट्स के अंदर आपको एक माइंड मैपिंग अगर मैं करवा दूं तो काफी हेल्प हो जाएगी। माइंड मैपिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले टाइटल के बारे में बीच में लिखना है, जैसे ईच वन टीच वन कैंपेन किसने ऑर्गेनाइज किया है, डिस्ट्रिक्ट ने। ईच वन टीच वन अ सक्सेस, ईच वन टीच वन अ सक्सेस, ये आपने टाइटल डाला, सीधे अपने बायलाइन और प्लेस डेट डालकर सीधे बॉडी शुरू कर दी। अब ईच वन टीच वन अ सक्सेस वाला जो आपका टाइटल था, उसके आसपास आप पहले से है ना रैंडम थॉट्स कलेक्ट कर लो, फिर उसमें नंबरिंग लगाकर हम बहुत इजीली अपने पैसेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर पैसेज, आई एम गिविंग यू हिंट्स अबाउट इट। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। 400 वॉलंटियर्स ने एज ए एनजीओ सपोर्ट किया है डिस्ट्रिक्ट कैंपेन को, और डिस्ट्रिक्ट कैंपेन में तारीफ मिली है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। तो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। सो इट वाज, कैसे स्टार्ट किया जाएगा, from the morning, from the dawn, morning से better worded dawn, from the morning, yeah, from the dawn of 1st May, from the dawn of 1st May 2022 to the dusk of 10th May 2022, a 10 days special camp was organized by district administration, and the name of the camp was Each One Teach One campaign. NGO, a reputed NGO of the district, name for of the district for literacy, took the charge and gave and left no stone unturned in bringing the best out of the camp and the campaign. Okay. Overall, the campaign was estimated, yeah, intended to be a big success, and it really did. इट रियली डिड, मतलब वास्तव में बहुत बड़ा सक्सेस बना। तो ये हो गया स्टार्टिंग, ये वॉट वाली चीज समझा दी आपने कि स्टार्टिंग और एंडिंग कब हुई थी। द कैंपेन इंटेंडेड टू टीच अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 फॉर प्राइमरी स्कूलिंग, लाइफ स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स, प्लस अ पिंच या प्लस स्पार्क ऑफ फ्यूचरिस्टिक गोल्स, गोल ट्रेनिंग या फ्यूचरिस्टिक गोल ट्रेनिंग। ये सब लिखते लिखते आप कंप्लीट कर सकते हो वॉट वाला पैसेज। तो वॉट वाला पैसेज बहुत अच्छे से हो गया है। अब अगर आप इंट्रो कंप्लीट कर चुके हो, वॉट में आपको अच्छे से इंट्रो करना है कि कैंपेन किस बारे में था, क्यों लिख रहे हो, तारीफ वगैरह सब आ चुकी है। अब आप यहाँ से अपना परफॉर्मेंस का डे 1 शुरू कर सकते हो। तो एक्चुअली द कैंपेन स्टार्टेड विद डे 1, टीचिंग द स्टूडेंट्स और मेकिंग दैम इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल द वॉलंटियर्स, 400 वॉलंटियर्स इन डिफरेंट साइट्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। तो हम स्लम ड्वेलर्स के अंदर जा सकते हैं इंट्रो में। तो डे 1 से यहाँ शुरू कर दो आप, और डे 1 से आप लोग इंट्रो करवा दीजिए, इंट्रोडक्शन करवा दीजिए किसका, वॉलंटियर्स का, विथ सम स्पार्किंग एक्टिविटी। तो स्पार्किंग एक्टिविटी हो जाए इंट्रोडक्शन के अंदर, और उन बच्चों को, स्लम ड्वेलर्स को यह विश्वास हो जाए कि ये हमारा 10 दिन के अंदर बहुत ही शानदार इस्टेब्लिशमेंट कवर करने वाले हैं, और ये 10 दिन में सिर्फ 10 दिन ना हो, 10 दिन से 10 साल तक का काम हो जाए, ऐसा कुछ विजन लेके चलना है आपको। तो डे 1 का इंट्रोडक्शन स्लम ड्वेलर्स तक वो कैसे पहुंचे ये समझाया। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट विथ अच्छे से कैंपेन में एफर्ट्स कौन कौन से डाले आपने। दिस वाज अबाउट द स्टार्टिंग पार्ट कि भाई यहाँ पे कलेक्टर ने भी आपकी बहुत हेल्प करी, कलेक्टर अप्रूव्ड मेकिंग ऑफ सम टॉयलेट्स।
collector also approved the arrangement of accommodation and food for the volunteers. So that was a big help from collector. ये starting के लिए जितनी help मिलती है, collector also Mr. अवी सिंह जो भी उनका नाम है, cut the red ribbon and inaugurated the camp with a great round of happiness and joy all over the place. ऐसा कुछ लिखकर start कर सकते हैं. Efforts में आप डाल सकते हैं कि all the volunteers left no stone unturned या burned the midnight oils to prepare the projects of creative activities and presented them all day long in front of those slum kids. They lived their life with the slum kids as if they are not strangers but members of the same family. ये efforts की तरह आप अच्छी अच्छी बातें इमोशनल कनेक्ट करने के लिए डाल सकते हैं इसमें. अब आप आ जाओ लास्ट वाले पे, दैट इज कंक्लूडिंग द पैराग्राफ. तो ईच वन टीच वन कैंपेन का एंडिंग कैसे होगा? जब कलेक्टर की टोटल 10 डेज की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही विल अपलॉड ईच वॉलंटियर फॉर हिज इमेजरेबल अनफैथमेबल अटेम्प्ट्स. इतने अच्छे अटेम्प्ट्स डाले उन्होंने कि वो एंडेवर्स के लिए उनको क्या मिले? क्लैपिंग्स एंड तालियां मिले. अल्टीमेटली 10 डेज का कैंपेन मोर सक्सेसफुल तब होगा जब 10 ईयर्स तक का कॉन्सेप्ट बना सके. तो ईच वन टीच वन में अब ऑल्टरनेटिव वॉलंटियर्स का रिक्रूटमेंट होता रहेगा. विल बी सर्विंग हियर ऑन पेड बेसिस, ऑन अ हैंडसम सैलरी बेसिस, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक द चार्ज ऑफ एंड स्लम ड्वेलर्स विल टेक द एजुकेशन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसा कुछ 10 डेज के कैंप का असर पड़ा कि 10 साल तक इट इज प्रॉमिस टू गेट कंटिन्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. Collector said he want this to go forever and do the remaining formalities done as soon as possible to make this each one teach one not a 10 days game but a 10-year success. तो ये एंडिंग प्रोमिसेस के साथ एंडिंग ईच वन टीच वन कैंपेन के नेशनल हेड का वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ आप करवा सकते हो, वीसी करवा सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस बच्चों के साथ. अब एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन हो जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस ईच वन टीच वन के हेड का भी हो सकता है. ईच वन टीच वन हेड वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ले बच्चों के साथ, ये हो सकता है कि आप उनको लाइव बुला लो और अच्छा हो जाएगा. एक प्रोमिसेस हो जाए अच्छे खासे और 10 डे से क्या चला जाए 10 ईयर्स तक चला जाए और क्या चाहिए. तो ऐसा कुछ आइडियाज आपको सिंथेसाइज करने हैं कि आपको रिपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसको सीक्वेंस बना दीजिए. तो व्हाट पहले लगा दीजिए, इंट्रोडक्शन बाद में ले लीजिए और एफर्ट्स 3rd नंबर पे लेकर इसको 4th नंबर पे फिनिश करिए. आराम से आपका 100 to 120 वर्ड्स में रिपोर्ट फिनिश होगा एंड यू विल फील ग्लैड टू डू दिस. The last question of today's class is invitations. So invitations में जैसे इन्होंने लिखा है, you are Natasha residing in Pune. Your cousin from the same city is hosting your grandmother's 80th birth anniversary and has extended an invite to you. तो नताशा ने रिसीव किया है, अब वो रिप्लाई करेगी. He has also requested your assistance for annual dance. और आप हक से उनका हेल्प करने के लिए भी अपनी बात रखोगे. Draft a reply of acceptance not more than 50 words. चलो बताओ. इन्विटेशंस की बात करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अभी मेरा जो सेशन है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का हो गया है और इस 45 मिनट्स में मैं 10 मिनट का एक तड़का और मार रहा हूं इन्विटेशंस का. थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं. मैं पूरा इन्विटेशन नहीं लिखूंगा पर आपको टिप्स दे रहा हूं जिससे आपकी गलतियां ना हो. इन्विटेशंस में आपको वैसे तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ इन्विटेशंस ड्राफ्ट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक कार्ड वाला जो कि बल्क में जाएगा. सपोज आपको इन्विटेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज बनाना है फॉर योर इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू हाउस. ऑब्वियसली ये कार्ड एक इनविटेशन कार्ड की तरह सबके पास जाने वाला है, तो उसमें फैमिली वाइज आप इनवाइट करेंगे, नॉट ओनली एज अ पर्सन वाइज. तो मिस्टर एंड मिसेस, अगर आप मैरिड है तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, है ना, इनवाइट्स यू टू ऑनर द इवेंट. एक ये बहुत अच्छी लाइन है. मिस्टर एंड मिसेस शर्मा सीक्स योर ग्रेशियस प्रेजेंस, ये एक बहुत अच्छी लाइन है. इनवाइट्स यू टू ऑनर द इवेंट, बहुत अच्छी लाइन है. ये सब यूज करते करते आप आ जाओगे अपनी 3rd लाइन पे, दैट इज द मेन इवेंट. तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा सीक्स योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन इनॉग्रेशन, बड़ा सा इनॉग्रेशन ऑफ देयर न्यू होम. देयर न्यू होम का एड्रेस आ जाए, एड्रेस वेन्यू की तरह आ जाएगा क्योंकि होम है तो सबसे पहले एड्रेस ही डालो आप. इसमें 3 चीजें जरूर याद रखना. एक तो पर्पस आप बहुत अच्छे से बनाओगे, ठीक है. जो होस्ट कर रहा है उसको बहुत अच्छे से मेंशन करोगे ऊपर ही ऊपर. और वो स्पार्कलिंग लाइन, जो लाइन मैंने बोली ना आपको, होस्ट इनवाइट्स यू फॉर द ग्रेशियस प्रेजेंस टू ऑनर द इवेंट, ये बहुत अच्छे से लिखना है. तो होस्ट आ जाए, एक मैजिकल फ्रेज आ जाए और फिर उसका पर्पस आ जाए. पर्पस के बाद ये 3 लाइन कभी मत भूलना, एक वेन्यू, एक डेट और एक ये टाइम. डेट, टाइम और वेन्यू. कार्ड में एज इट इज डायरेक्टली डाल सकते हो.
है ना। RSVP आप बहुत ही फैंसी तरीके से नीचे नीचे डाल सकते हो, बिकॉज ये रिस्पॉन्डेड सिल वॉज प्लेट एक फ्रेंच सिनोनिम है इसका, कि वी आर वेटिंग फॉर योर प्रेजेंस, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर प्रेजेंस। ये आप बहुत अच्छे से होस्ट के नाम पर ही नीचे नीचे डाल सकते हो। अगेन होस्ट की फैमिली आ सकती है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा तो ऊपर ही ऊपर लिखा था फैमिली का नाम, तो नीचे लिख सकते हो RSVP में दोनों का पूरा नाम, मिस्टर अशोक कुमार एंड मिसेस शाहिनी कुमार, वट एवर। ये लिखने से कार्ड का आपका कंप्लीट होता है। एक बॉक्स अच्छे से बनाकर इसको कंप्लीट करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी मार्जिन एकदम सेंटर अलाइंड हो तो थोड़ा सा प्रॉपर लगता है। सेंटर अलाइंड मार्जिन की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं लेटर फॉर्मेट की बात करूँ इन्विटेशंस में, और एक लेटर फॉर्मेट में अगर मैं रिप्लाई की बात करूँ, तो इतना याद रखना, कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं इसमें। आप लोगों को इसमें सेंडर्स एड्रेस ज़रूर लिखना है ऊपर ही ऊपर, और डेट आप स्किप करेंगे, सब्जेक्ट आप स्किप करेंगे, इवन रिसीवर्स एड्रेस भी आप स्किप करेंगे, और सीधे सेंडर्स एड्रेस के बाद आप डायरेक्टली आ जाएंगे रिस्पेक्टेड। अगर आपके फॉर्मल इन्विटेशन है तो रिस्पेक्टेड सर, एंड अगर आपका इनफॉर्मल है तो डियर अशोक डायरेक्टली आ सकते हैं। VIP इन्विटेशंस को डायरेक्ट ऑन पॉइंट के साथ लेंगे। तो मान लो इनफॉर्मल इन्विटेशन है तो डियर, जैसे नताशा को मिला होगा तो डियर नताशा के नाम से मिला होगा इस क्वेश्चन में, डियर नताशा आपके साथ आपको डायरेक्टली उसके बाद लिखना था आवर ग्रैंडमा हैज टर्न्ड 80 दिस मंथ एंड आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट दिस with you as well as all the other cousins. Please don't forget to mark your presence on this date from this time for a birthday bash of our grandma. Register your attendance, register your presence at least one day before for much needed collaborative work. I hope we can make her proud and happy, never like before else, है ना, never like earlier before। ऐसा कुछ लाइन डालकर आप नताशा को इनवाइट करिए तो नताशा विल फील गुड। और ये चीज़ सेंडर्स एड्रेस के बाद, डियर नताशा के बाद जब यहाँ पे लिखोगे ना वार्म रिगार्ड्स, तो ये इनफॉर्मल में चलता है। फॉर्मल के लिए आप वार्म रिगार्ड्स की जगह क्या लिखोगे, फॉर्मल के लिए आप वार्म रिगार्ड्स की जगह लिखोगे योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली। कम से कम फेथफुली और ट्रूली में आप जान पहचान वालों को ही इन्विटेशन दे रहे हो, दैट्स फॉर्मल शो, सिंसियरली की जरूरत नहीं है। पर इट्स एन इनफॉर्मल तो वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हो, विथ लव लिख सकते हो, राइट। योर वार्म रिगार्ड्स में उसका नाम आ जाएगा जिस भी पर्सन ने भेजा है। अब हुआ क्या, आपको रिप्लाई की बात करनी है, तो नताशा को रिप्लाई कैसे करना चाहिए कि उसको यस बोलना है आने के लिए, तो इसमें डायरेक्टली आप डियर, उस पर्सन का नाम क्वेश्चन में अगर दे रखा हो, नताशा के बाद ग्रैंड मदर इन्वाइटेड यू, ही हैज, कजिन का लिखा हुआ है बस नाम लिखा हुआ है तो मृदुल नाम ले लेते हैं, जैसे मृदुल पता नहीं कोई मुझे ठीक नाम लग रहा है, कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा मैंने इस नाम से, तो डियर मृदुल, नताशा रिप्लाई कर रही है उसको, अपना पूरा रिप्लाई आप, आई एम glad to receive the invitation from your side and really felt more glad to receive the invitation of grandma's 80th birthday. It's a it's a goody news। अब goody का मतलब बहुत ही शानदार अच्छी न्यूज़ है, और it is a fabulous news and I'm definitely going to come one day earlier to the event. For any other help, please don't hesitate टू मैसेज मी और टू राइट टू मी, क्योंकि लेटर है, कॉल तो आप कर नहीं सकते, कॉल करना होता तो लेटर नहीं लिखते। प्लीज डोंट हेजिटेट राइटिंग मी फॉर एनी अदर असिस्टेंस यू नीड, आई एम इन द सेम सिटी फॉर द अपकमिंग डेज। ये लिखकर आप बहुत अच्छे से अपना कंसेंट दे सकते हो। अगर आपको रिफ्यूज करना हो तो ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स, ये लास्ट में डालना है आपको, स्टार्टिंग में तो आपको ये लिखना है आई एम वेरी हैप्पी फॉर ग्रैंडमास बर्थडे, इट्स सुपर न्यूज एंड बिग कांग्रेट्स टू एंटायर फैमिली एंड टू अस एज वेल, क्योंकि वो आपकी ही ग्रैंडमा है। लेकिन उसमें लिख ले ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स, आई एम सॉरी मृदुल, दिस टाइम आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट हैपन बट आई विल डेफिनेटली मेक अप फॉर इट वेरी सून। ये सब लिख के आप कंप्लीट करिए। तो ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स इज अ वेरी गुड रिप्लाई टू रिफ्यूज समवन। So that's the proper invitation that I have for you। उसमें भी वार्म रिगार्ड्स डाल सकते हो अगर आप इनफॉर्मल की बात कर रहे हो, और फॉर्मल की बात कर रहे हो तो योर्स ट्रूली से फिनिश करो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसमें हमेशा आप बॉक्स बनाएंगे तो क्वालिटी थोड़ी सी मेंटेन रहेगी। नीचे वाली लाइन मत बनाना, जब पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद में बनाना तो सफोकेटेड नहीं लगेगा। इसमें जब आप ऑलरेडी एक बार लाइन बना चुके होते हो तो आपका अलाइन